अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट एचएलपी। और एचएलपी जो है वो 12 to 15 चैप्टर का फुल लेंथ पेपर है। तो इसका पहला जो है वो एमसीक्यू है, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग द करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। ये न्यूमेरिकल है और ये उसमें एरिया दिया गया, नेट फ्लक्स बताना है। तो बी डॉट ए होता है और डॉट में के को के से मल्टीप्लाई तो 90, तो ये 90 वेबर। If we make the magnetic field stronger, the value of induced current also increase। अगर magnetic field strong होगी तो magnetic flux strong होगा। Lenz's law refers to induced current, not to induced EMF। EEG voltage is plotted versus time। This is produced by the electrical activity of brain। brain में 3 मिलीवोल्ट का सिग्नल होता है, याद रखिएगा। तो ये ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। Reciprocal of the resistance is conductance। An electron enters the magnetic field at the right angle from left, यानी लेफ्ट से ऐसे एंटर हुआ है फ्रॉम लेफ्ट इनटू द पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऐसे ये चीज। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे फोर्स आ रही है ऊपर की तरफ, पाम परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, ये रूल अप्लाई होता है पॉजिटिव चार्जेस पर। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है तो ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ मुड़ेगा। When an electron is projected right angle to the uniform magnetic field, तो ये कंप्लीट सर्कल बनाएगा। अगर लेस देन 90 डिग्री पे जाए या ग्रेटर देन 90 डिग्री पे तो हेलिकल पाथ भी हो सकता है। 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। रेशियो ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज सेल्फ इंडक्टेंस। प्राइमरी और सेकेंडरी का क्योंकि कोई जिक्र नहीं है इसलिए म्यूचुअल नहीं हो सकती, ये सेल्फ ही होगी। अ पॉइंट with the charge q is at the center of the Gaussian surface in the form of cube। अब क्यूब है तो एक साइड से लेना है, तो क्यूब की तो 6 साइडें होती है, तो ये बी सही जवाब होगा इसका, q ओवर 6, क्योंकि एक साइड से वो कह रहा था। क्यूब की 6 साइडें होती हैं तो 6 से डिवाइड। मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। क्वांटिटी इसको क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही ये है वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये रेट जब आ गया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टाइम से डिवाइड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है, ई डॉट ए होता है, डॉट में कॉस होता है, तो कॉस तो 0 डिग्री पर ही मैक्सिमम होगा। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ एल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल हाफ। लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी हाफ, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है, इसके डिस्क के करीब जो है पॉजिटिव प्लेट्स को लेके आते हैं। अगर इसके लीव्स ऐसे डाइवर्ज कर जाएं, यूं हो जाए तो फिर पॉजिटिव है, और अगर यूं कन्वर्ज कर जाए तो इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज था जो इसके करीब लाए। पॉइंट चार्ज क्यू मैस रिलीज इन यूनिफॉर्म फील्ड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, विल इट टेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। यस, ये रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट मोशन भी ले सकता है अगर आप एक फ्री चार्ज की फील्ड में छोड़ें, और अगर दो चार्जेस के दरमियान इसको छोड़ें तो ये भी हो सकता है कि ये कर्व पाथ में जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज बता देनी है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट्स वैल्यू तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, याद रखिएगा। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, और इससे निकालते हैं। और यहीं से आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करता है, ठीक है, 1 अपना, और उसको आप एक्सेलरेट करते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देकर, तो उस वक्त वो जो एनर्जी एक्वायर करता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। डू द इलेक्ट्रॉन टेंड टू द गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव को हाई कहते हैं, तो ऑब्वियसली ये हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसी सवाल को चेंज करके भी एक बार पेपर में दिया गया है, और इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर दिया था, तो जवाब उलट हो जाएगा। अगर प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, अगर प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये उसका हिंट भी लिखा है मैंने। इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन द 500 वोल्ट और 100 वाट। तो आप ये याद रखिए, ये देखें इधर से
पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर और रेजिस्टेंस, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका फिलामेंट उतना थिक होगा और रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये, और आप अगर चाहें तो इस फार्मूले से दोनों को न्यूमेरिकली भी निकाल भी सकते हैं। एक की वैल्यू आएगी 484 और एक की वैल्यू आएगी 96। डू द बैंड इन वायर इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर तो फिजिकल स्टेट यानी लेंथ, एरिया और टेम्परेचर सेम रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैंड से, और अगर ये तीनों चेंज होते हैं तो फर्क पड़ेगा, वरना नहीं। तो हम इसका मोस्ट प्रोबेबली यही जवाब देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। Why E is 0 inside the charged rubber balloon where the charge is distributed uniformly over its surface। अब हमें अंदर चार्ज डिटेक्ट करना है, इनसाइड तो कोई चार्ज है ही नहीं, बाहर है, तो इसलिए अंदर चार्ज जीरो है। जब चार्ज जीरो है तो E जीरो है, और अगर E जीरो है तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो है। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड शो, तो यही डेफिनेशन है, ये फार्मूला है इसका, यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, द नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको ड्राइव भी करना है। तो ये जो है चैप्टर नंबर 12 का बुक में दिया गया शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशन फोर्स। तो आप इसके फार्मूले से ही बता सकते हैं, के की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, जी की बहुत छोटी होती है। ये चार्ज बॉडीज के दरमियान होता है, ये वाली फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये न्यूट्रल बॉडीज के दरमियान होती है। ये जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है। ये शॉर्ट रेंज है और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज है। डिफाइन गॉसियन सरफेस, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। गॉसियन सरफेस, इट इज अ सरफेस व्हिच मेक्स द कैलकुलेशन मोर इजी। एनी क्लोज शेप हो सकती है, और जिस जहाँ पे हमने निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह गॉसियन सरफेस हमें मदद करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने में। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाउ कैन वी डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हमें पता है हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, तो ये याद रखिएगा, जो डायरेक्शन इसकी दी गई है और चार्जेस नहीं दी गए तो खुद ही समझ जाइए कि ये पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे जाती है। डायग्राम से भी आप बता सकते हैं। इन सर्टन रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउन। अब आपको पहले भी बताया था इस सवाल के बारे में कि फेस की तरफ नॉर्थ होता है, बैक की तरफ साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो ऐसे ऐसे करके बताएंगे। ये देखिए, ये चार्ज जा रहा है नॉर्थ की तरफ और वर्टिकली डाउन फील्ड है, तो परपेंडिकुलर ये इस तरफ यानी वेस्ट की तरफ होगा, वेस्ट नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होगा। हाउ द इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इंक्रीज होगा, आप फ्लक्स को इंक्रीज करते जाएं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इंक्रीज होता जाएगा, तो इंड्यूस करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। शो दैट, अब इसको बताना है आपको। तो ये VBL ये इसका फार्मूला होता है, ये भी इसका फार्मूला है, तो दोनों से यूनिट ड्रॉ कर ले तो आप देखेंगे तो आप हर बार वोल्ट पे ही पहुंचेंगे। ये वही वोल्ट नहीं है, ये वाला V वेलोसिटी है, तो ये फार्मूला इसके साथ कंपेयर कर दें। Does the induced EMF of the circuit depend upon the resistance? Does the induced current depend upon the resistance? तो ये देखें, ये फार्मूला है इंड्यूस्ड EMF, तो ये तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, और जबकि उसका फार्मूला है I = V/R या E/R, तो वो डिपेंड करता है। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो B.A होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसके यूनिट टेस्ला, यहाँ से यूनिट होंगे सॉरी वेबर, और इसके यूनिट होंगे टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। तो ये दो फर्क आप लिख सकते हैं। स्टेट एम्पेयर लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। बी, ये इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है, वैसे आप B = μ0 n I भी कह सकते हैं। एम्पेयर्स लॉ, जो जो लेंथ एलिमेंट होता है लेंथ एलिमेंट डेल्टा L, वो B.ΔL = μ0 टाइम्स द टोटल करंट इज कॉल्ड एम्पेयर्स लॉ। और ये बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया गया है। वैसे ये फार्मूला भी इसका हो सकता है, ये तार के लिए है, जैसा कि ये एक तार 10 मीटर हाई
और उसमें ये फार्मूला लगा देंगे, तो आप ये दोनों सवाल असल में इंटर रिलेटेड हैं। तो इसको इस न्यूमेरिकल को इस फार्मूले से कर सकते हैं। ये भी एम्पेयर्स लॉ का फार्मूला कहला सकता है। म्यू नॉट एन आई लगा दे तो प्रॉपर सोलिनॉइड के लिए फार्मूला बन जाएगा। Two charged particles are projected into the region where there is a magnetic field perpendicular to their velocity. The charges are directed opposite. जब वो opposite जाएंगे तो इसका मतलब उन पे oppositely charge है। मैंने पहले बताया कि जो right hand rule है, fingers always toward direction of magnetic field, palm perpendicular force और thumb impression charge को जाहिर करता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये इसको जाहिर करता है तो आप ये पॉजिटिव चार्जेस पे लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो नेगेटिव उसके अपोजिट करेगा, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो इसका मतलब अपोजिट चार्ज था। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड राइट इट्स फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट इन्फ्लुएंस द अदर चार्जेस, यानी किसी चार्ज के गिर्द वो एरिया जहां पे वो दूसरों को असरअंदाज करे, और ये फार्मूला है उसका। इज इट पॉसिबल फॉर टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की भी एक ही डायरेक्शन होती है। ये भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और अगर किया तो फिर एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। वाई द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड? असल में ये बनती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से। तो अगर आप मैग्नेट करीब ले जाएंगे तो ये वाली फोर्स के तहत वो चार्जेस डिफ्लेक्ट होंगे, तो जहाँ से चार्जेस डिफ्लेक्ट हुए वहाँ पर स्क्रीन डिस्टॉर्ट करेगी, पिक्चर डिस्टॉर्ट करेगी। व्हाट इज DMM? राइट इट्स यूजेस। DMM क्या है? डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर यानी इसको, अब इसके यूजेस क्या है? इसको एट द सेम टाइम हम एमीटर, वोल्टमीटर, ओहम मीटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वेरिएबल रेंजेस के, अपनी मर्जी से रेंज सेलेक्ट करके। तो ये इसके एडवांटेज है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ CRO? तो ये है टाइम पीरियड निकालने के लिए यूज होता है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यूज होता है, फेज डिफरेंस निकालने के लिए यूज होता है, वोल्टेज निकालने के लिए यूज होता है। हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर आप कहीं पे इसको लटकाएं और वो कॉइल रोटेट कर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर आप इसकी करंट कैरिंग कॉइल लटकाने से ये रोटेट ना करे तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अच्छा, ऑन व्हाट फैक्टर्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन? सेल्फ इंडक्टेंस, तो आप ये देखें L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर AL, यानी ये लेंथ ऑफ द कॉइल, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इस पर डिपेंड करती है। स्टेट लेंस लॉ, राइट इट्स फार्मूला। और फार्मूला तो ओहम्स लॉ, अपना फैराडे लॉ वाला ही होगा। EMF इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है, द इंड्यूस्ड करंट has direction so as it opposes the cause which produced it। यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो होगी, ये उस चीज के खिलाफ होगी जो चीज से पैदा कर रही होगी। हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो EMF इंड्यूस्ड इन द लूप? कहता कैसे हो सकता है ये कि आप इसको चेंज भी करें और फिर भी ये प्रोड्यूस ना हो। एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो तो फिर हो जाएगा बीना कॉस बीना BINA। टॉर्क का फार्मूला भी ले सकते हैं हम, कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा 90, तो ये बीना कॉस 90 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये याद रखिएगा। विल द आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरेटर चेंजेस इफ इट्स स्पीड ऑफ द रोटेशन इज चेंजेस? ऑब्वियसली स्पीड चेंज हुई तो ज़रूर जो है जनरेटर के वोल्टेज चेंज होंगे, क्योंकि ये देखें ये जनरेटर की EMF का फार्मूला होता है नवाब, NWAB, W कह रहा हूँ ओमेगा। ये ओमेगा जो है ये रोटेशनल स्पीड है, तो जब आप स्पीड चेंज करेंगे तो देखें EMF ज़्यादा हो जाएगी, इसको ज़्यादा करेंगे तो। व्हाट इज AC जनरेटर? राइट इट्स इक्वेशन। इक्वेशन तो मैंने लिख दी। अब जनरेटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या आप कह सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर तो यही करेगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द एक्सप्रेट इन CRO। साटूथ वोल्टेज होता है इस पे, ये बिल्ट इन वोल्टेज होते हैं और ये बीम को हॉरिजॉन्टली कंट्रोल करते हैं, ये इसका फंक्शन है।
वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनसाइड द सॉलिनॉइड, लाइनें क्लोज होती हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है और यूनिफॉर्म होती हैं, और अंदर करंट चाहे किसी भी किस्म का हो यही प्रॉपर्टी होगी, चाहे आप इसको बैटरी को रिवर्स करके भी लगा लें तब भी यही प्रॉपर्टी जनरेट करेगी। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये असल में सारा क्या है, डेरिवेशन है। डेरिवेशन में सबसे पहले तो आपने आर स्केयर की वैल्यू निकालनी है, जो कि डायग्राम बनाने के बाद डेल्टा आर से, तो आर स्केयर की वैल्यू आपने निकालनी है जो कि R1 R2 होगी। ये 2 पॉइंट लिए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, 1 पॉइंट चार्ज। E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर होता है, और V इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर होता है। तो यहाँ पे E की ये वैल्यू लगाएंगे और उसके नीचे R की ये वैल्यू लगाएंगे, और डेल्टा आर R2 माइनस R1 लगाएंगे, तो फाइनल फॉर्म आपके पास निकलेगी के क्यू ओवर आर, सॉरी ये मुझसे गलती से के आर लिखा गया, ये के क्यू ओवर आर होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन, अब ये देखें ये रेजिस्टेंस है एक आयरन की, ठीक है, 0 सेल्सियस पर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एज 500 डिग्री, तो ये फार्मूला लगेगा, और अल्फा उसने ये दे दिया, यानी आपने आर टी निकालना है। इस आर, ये वाला आर नॉट यहाँ पे माइनस है, इसको उठा के यहाँ ले जाए, तो आर नॉट कॉमन आ जाएगा, अल्फा की और टी की वैल्यू लगाएं और निकाल लें। टी की वैल्यू 500 लगाइएगा क्योंकि ये 0 है, अगर आप चेंज भी लगाएंगे तब भी 500 ही आएगा। एक्सप्लेन the energy stored in an inductor and drive its relation. Energy is always stored in an inductor in form of magnetic field, ये याद रखिएगा। अब डेरिवेशन कहाँ से शुरू होती है, W इज इक्वल टू वी क्यू, तो वर्क डन ये भी एनर्जी होता है। तो आप यहाँ से जब V की और Q की वैल्यू लगाएंगे तो आप पहुँचेंगे यहाँ 1/2 Li स्केयर। अब L की वैल्यू ये लगाएंगे म्यू नॉट एन स्केयर AL, और I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो ये मैग्नेटिक ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला निकल आएगा। तो इस तरह करना है इसको। द करंट शुड पास थ्रू अ सोलिनॉइड 0.5 मीटर लॉन्ग 10,000 टन, और ये 0.5 है, तो वो कह रहा है दैट विल हैव द मैग्नेटिक। अब आप देखें व्हाट शुड बी द करंट पास थ्रू, यानी कहाँ में करंट निकालना है, तो सीधा ये फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और n बराबर होगा n ओवर L, यानी ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल n, और म्यू नॉट 4 पाई 10 रेज़ टू पावर -7 इसकी वैल्यू होती है, तो याद रखिएगा। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो अब आपने इसको लिखना कैसे, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, यूजेस एज, कैसे, पोटेंशियल डिवाइडर, कंपेयरिंग द ईएमएफ एंड फाइंडिंग ईएमएफ, ये तीनों लिखने पड़ेंगे इसके यूजेस 5 नंबर लेने के लिए। फार्मूला, द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश for the camera contains storing energy produce the flash in one such unit, the potential difference between plates 750 माइक्रो, ये अपना आपके पास क्या आ जाएगा, 750 माइक्रो फैरेड के कैपेसिटर के अक्रॉस 330 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो कहता है डिटरमिन द एनर्जी स्टोर दैट यूज द दैट प्रोड्यूस द फ्लैश। तो हाफ सी वी स्केयर सीधा, ये सी है ये वी है, तो 1/2 CV स्केयर अभी आपको बताया अभी, तो ये लगाएंगे तो डायरेक्ट ही निकल आएगा। डिटरमिन द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, पहले डायग्राम बनाएंगे वायर वाली, उस पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चार्जेस लिखेंगे, और फिर करंट का फार्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, वहां से फिर इसको आगे ड्राइव करेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, यहाँ तक पहुंचे। 2 coils are placed side by side and EMF 0.8 वोल्ट is observed, तो 2 coils ना तो पता लग गया कि म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला ही लगना है कोई ना कोई, और ये ES है यानी इंड्यूस्ड EMF। तो कॉइल क्या कर रही है, जिसमें करंट, पहली कॉइल में करंट चेंज हो रहा है 200 एम्पेयर पर सेकेंड, यानी डेल्टा IP ओवर डेल्टा T है। अब व्हाट शुड बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस, M इज इक्वल टू ES डेल्टा I ओवर डेल्टा T, ये लगेगा। तो ये देखें ये V ES है, ये डेल्टा I और डेल्टा T है, और M निकल आएगा, यानी दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 0.8 को ऊपर और 200 को नीचे रखें, डिवाइड कर दें। स्टेट गाउसेस लॉ एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो इसमें आपने कैसे चलना है, गाउसेस लॉ को स्टेट करना है पहले, तो टोटल फ्लक्स
जो है वो एक क्लोज सरफेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इन दैट सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट शीट की डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके अंदर से एक सिलेंडर गुजारेंगे। सिलेंडर की 3 सरफेस रखेंगे, दो फेसिस वाली और एक गोल। तो दोनों फेसिस पर फ्लक्स होगा जबकि गोल सरफेस पर नहीं होगा। तो इस तरह ये निकलेगा, इसका फाइनल जो फॉर्म निकलेगा वो निकलेगा σ/2ε0, σ/2ε0। कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज प्रोसेस। अब एक कैपेसिटर है, यहाँ पे वैल्यू आनी थी, सॉरी ये मुझसे मिस हो गई शायद, 2.5 × 10⁻⁻8, 2.5 × 10⁻⁻8 फैरड का कैपेसिटर है, जिसको लगाया गया किसके साथ, 450 वोल्ट के साथ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे प्लेटों पर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो Q = CV और Q बराबर होता है N × E। तो N ही तो निकालना, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। Q = CV और N जो है वो आपने निकालना है। तो N होता है N आपने निकालना है, Q होता है N × E। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁸8 फैरड है, वो ये लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पेपर है जी पेपर बी। फाई = E.A, मैक्सिमम कब होगा 0 सेल्सियस पर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, नजर आ रहा है। इन कार्बन रेजिस्टर गोल्ड बैंड इंडिकेट्स 5% टॉलरेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे भी करता है, ई पे, यानी ये फार्मूले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी करता है, ठीक है। और ये जो है ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे, क्योंकि डॉट आ गया कॉज आएगा तो मुख्तलिफ एंगल बनेंगे, तो इस पे भी। तो ऑल ऑफ दिस लीव्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्जेस, अगर वो डाइवर्ज करें तो अभी आपको बताया था ये कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर वो कन्वर्ज करें तो नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, हाँ जी, तो ये है A/ε0D। और ये भी याद रखिएगा कि ये कब है, ये है आपके पास जब कोई मीडियम नहीं है। अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो यहाँ ε0 भी, ε0 के साथ εr भी होता। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 केल्विन 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 केल्विन अचीवेबल नहीं है, एब्सोल्यूट 0 है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तमाम मोशन सीज हो जाती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर इज रिलेटेड एज, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर इज रिलेटेड एज P²/R। तो यही फार्मूला, बाकी फार्मूले इसके ठीक ही नहीं है कि किसी और ऑप्शन को टिक किया जाए। P मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन E², और ये फार्मूला क्या होता है, P = E²/4R। तो ये है, और R का तो यहाँ पे जिक्र भी नहीं है, तो बस यही है। ब्राइटनेस ऑफ अ स्पॉट ऑन CRO ऑन स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रिड। तो ग्रिड का फंक्शन ही है कि वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करे। द फार्मूला tau is equal to BINA, साइन ऑफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन, वैसे यहाँ पे कोज होना चाहिए, लेकिन ये साइन ऑफ एंगल है तो फिर भी ये प्लेन ऑफ द कॉइल ही कहेंगे। अच्छा जी, मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स चलते हुए चार्जेस को, दौड़ते हुए चार्जेस को डिफ्लेक्ट तो कर सकती है, लेकिन मोशनलेस चार्जेस को मोशन में नहीं ला सकती। पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं कहूं कि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं अपनी तरफ अंगूठा करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए यहाँ आ रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव होता तो ये क्लॉकवाइज हो जाता, अपोजिट मूव। अच्छा जी, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, तो ये E/B हो जाएगा इन अ वेलोसिटी सेलेक्टर। तो रेशियो तो यही बनती है, वैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी सेलेक्टर में बराबर भी होती है, लेकिन अब फोर्स का जिक्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र होता तो आप 1 भी कह सकते थे वैसे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है। द वर्क स्टोर्ड इन इंडक्टर एज पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी।
A 50 millihertz coil carries a current of 2 ampere. The energy stored in the magnetic field 0.1. तो ये भी 1/2 Li स्क्वायर, सीधा सीधा फार्मूला आप लगा के देख लें, 1/2 Li स्क्वायर. A DC generator has split rings. स्प्लिट रिंग होते हैं, ये स्लिप रिंग लिखा गया, ये गलत है. डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग होते हैं, ये ए ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि एसी में स्लिप रिंग होते हैं. तो इसे कम्यूटेटर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, हेरा फेरी करने वाला कम्यूटेटर. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड बैक ईएमएफ. नेक्स्ट देखते हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन. Part of the a particle carrying a charge of 2e through the potential difference 3 volt, वो चल रहा है 3 वोल्ट के. कैलकुलेट एनर्जी, तो E इज इक्वल टू वी क्यू, सीधा सीधा कर देंगे, तो यहाँ से ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी. डिफाइन फैराड, राइट इट्स फार्मूला. तो फैराड को यहीं से डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम कहते हैं 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से कैपेसिटर की प्लेट्स पे इकट्ठा हो रहा है, तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड है. तो ये डेफिनेशन हो गई, और डेफिनेशन से ही ये देखें हमने फार्मूला लगा के और साथ में जो है उसके यूनिट भी निकाल दिए. शो दैट न्यूटन पर कूलम बराबर होते हैं वोल्ट पर मीटर के. तो बहुत ही आसान है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक फार्मूला नहीं होता, ये 2 भी होते हैं. तो इसके मुताबिक क्या है, न्यूटन पर कूलम, और इसके मुताबिक क्या है, वोल्ट पर मीटर. तो दोनों फार्मूले वैलिड हैं इसके लिए. अच्छा जी, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्रूव दैट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अभी पीछे भी डेफिनेशन है कि अगर एक चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे के एक्सेलरेट किया जाए तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा. और यहाँ पे देखें ये 1 हो गया, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये बच जाए. राइट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. तो गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशन है, 3 हो गए, बस नाम लिख दें, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है उसमें. राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस. हाँ जी, इलेक्ट्रिक लाइंस की कौन सी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं कहता बता रहा. पहली प्रॉपर्टी कि ये बैंड ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है. दूसरी प्रॉपर्टी ये कभी क्रॉस नहीं कर सकती एक गिवन पॉइंट पर, इसकी हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है. तो 2 प्रॉपर्टीज उसने कहा, हमारी बुक में 4-5 लिखी हुई, आप वहां से और 2 कर सकते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये ईएमएफ है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ईएमएफ बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है. ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से. अगर करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी ये नेगेटिव लग गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव आना था, यहाँ प्लस आएगा, VT प्लस IR, और R इंटरनल रेजिस्टेंस है. गिव 2 यूजेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, और कंपेयरिंग द 2 EMF हो सकता है. स्टेट ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ये पूछा गया है. द करंट सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द सर्किट. तो इसी तरह इसका फार्मूला बन जाएगा. व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्रा इट्स सर्किट डायग्राम. अ व्हीटस्टोन ब्रिज is the circuit which is used to find the unknown resistance, in which resistances are connected in form of loop or mesh. और आगे इसकी डायग्राम बना के दिखा दें, चौरस जो बनी हुई है 4 रेजिस्टेंसेस के साथ. गिव 2 substances having the negative temperature coefficient. कोई से 2 सब्सटेंस, तो सेमीकंडक्टर से बने हुए जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सब का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है. तो कोई किसी भी 2 को लिख दें, बुक में उसके नाम लिखे हुए हैं. और अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, अपना यार क्या कहते हैं उसको, लेड सल्फाइड, वो भी एक सेमीकंडक्टर है. और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये भी एक सेमीकंडक्टर है. नेक्स्ट चलते हैं जी. अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन शुरू हो गया, इसके भी 12 सवाल हमने करने हैं. व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कार्बन वायर्स. का कलर कोड है ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक. तो पहले 2 तो ऐसे ही लगाते हैं. ऑरेंज क्या है 3, ग्रीन क्या है 5, और ब्लैक है 0. तो यानी ये हो जाएगा 3 और 5 35, और सिल्वर है तो 10% ऑर्डर 35 प्लस माइनस 10. और ये कलर कॉम्बिनेशन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, और ये वाइट.
Why the potentiometer is an accurate measuring device? क्योंकि ये खुद कोई करंट ड्रॉ नहीं करता. When it draws some current, its value changes, but it does not draw a current. It is a very good device. What is the temperature coefficient? What is the temperature coefficient of resistance? What is the temperature coefficient of resistance? Temperature coefficient क्या होते हैं resistance के? तो ये होता है change in resistance per unit original resistance per Kelvin. तो इसके यूनिट भी पर केल्विन होते हैं और इसके दो फार्मूले हैं, एक रेजिस्टिविटी के साथ एक रेजिस्टेंस के साथ, उन्हें लिख के दिखा दें. डिफाइन कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट. इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये देखें, और ये पर ओहम पर मीटर, मोहो पर मीटर या सीमन पर मीटर इसके यूनिट हो सकते हैं. डिफाइन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड टेस्ला. तो मैग्नेटिक इंडक्शन को आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं. अगर एक कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स F फील करे, उसमें से करंट I गुजर रहा हो और उसकी L लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन है. और टेस्ला क्या है? टेस्ला को भी आप डिफाइन कर सकते हैं. द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1 टेस्ला इफ अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ यूज व्हेन 1 एम्पीयर करंट पास थ्रू इट फील्स द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. अगर एक कंडक्टर 1 मीटर का है, उसमें 1 एम्पीयर करंट गुजर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसकी वजह से वो 1 न्यूटन फोर्स फील करता है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन है 1 टेस्ला. अच्छा जी, सपोज दैट अ चार्ज Q मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज Q इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V. व्हाई देयर इज नो वर्क डन? तो आप दो कह सकते हैं इसमें कि एक तो ये घूमता है, घूमने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, तो ये कोई वर्क नहीं करती है, सिर्फ डिफ्लेक्ट करती है. दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है जी, तो F डॉट डी अगर आप करेंगे तो वो cos 90 हो जाएगा. cos 90 जीरो होता है, तो ये इसलिए जीरो वर्क होता है. वन ऑन विच पार्ट इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट. ये है फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड, एनोड. बैटरी भी चाहें तो लिख ले, वैसे यही 4 मेन है. कैन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सेट इनटू द मोशन विद मैग्नेटिक फील्ड. बार बार बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, तो ये रेस्ट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल नहीं करवा सकती. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रिड इन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. ग्रिड कंट्रोल करती है ब्राइटनेस को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और स्लाइटली नेगेटिव होती है. If the charge particle moving in a straight line through some region of, can you say that the magnetic field in that region is zero? बिल्कुल कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते. अच्छा, हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन हमने चार्ज को ही प्रोजेक्ट किया हो 0 डिग्री पर, यानी पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइन या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइन. तो दोनों केसेस में देखें क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0. अब मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन फोर्स ही नहीं लग रही. मैग्नेटिक लाइन ऐसे हैं, ऐसे आप ऐसे चार्ज फेंक दें तो ये एंटी वो हो गया ना, उसके एंटी डायरेक्शन बन गई, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा. तो जब 180 डिग्री का तो साइन 0 तो फोर्स है. अब मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन फोर्स फिर भी 0 हो गई. तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल है जी, आप कर सकते हैं. अगर आपके पास एक लूप है और उसके आप मूव करा रहे हैं, तो उसमें जो प्लेन ऑफ द कॉइल का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाए तो cos 90 0 हो जाएगा, तो टॉर्क 0 हो जाएगा. जब टॉर्क 0 हो गया तो वो घूमेगा ही नहीं. हाउ द रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. व्हेन अ रियोस्टेट यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ऑल 3 टर्मिनल्स ऑफ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड. उसकी डायग्राम बुक में बनी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा. और सी टर्मिनल को स्लाइडिंग टर्मिनल कहते हैं. तो डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है. और जब आप इसे सिर्फ अब इस्तेमाल करते हैं अपना वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे, तो सिर्फ 2 टर्मिनल यूज होते हैं, एक फिक्स कोई भी और एक मूविंग. या ए बी को यूज कर लेते हैं और साथ सी को, या ए को या सी को, या बी को या सी को. तो इस तरह. राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग. प्रूव दैट. तो ये फार्मूला भी आपको लिख के भी दिखाया पीछे भी, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा. व्हाट इज द सॉटूथ वेव फॉर्म इन CRO. सॉटूथ वेव फॉर्म की आपने डायग्राम भी बना देनी और बताना है कि ये एक्स प्लेट पे होती है और एक्स प्लेट पे बिल्ट इन वोल्टेज होता है सॉटूथ, यानी अंदर से ही अप्लाई किया होता है, और ये कंट्रोल करता है हॉरिजॉन्टली. डिफाइन DMM. इट इज अ डिजिटल मल्टीमीटर. इट कैन बी यूज एज अ ओहम मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर.
और वो भी हमारी अपनी मर्जी की रेंज के। स्केयर लूप ऑफ वायर, एक वायर है स्केयर लूप की, तो वो नॉर्मल टू द लूप ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है। तो बिल्कुल ये फार्मूला होता है वी बी एल, और वी और एल के दरमियान साइन ऑफ एंगल होता है वेलोसिटी वेक्टर। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल को जीरो कर दिया जाए, वेलोसिटी वेक्टर और बी के दरमियान, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगी। अब करंट कैरिंग कॉइल भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं करेगी। तो यही रीज़न है, उसने कहा ना गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, तो ये रीज़न लिखी है नीचे। यानी इस दोनों वेक्टर बी और वी के दरमियान एंगल को जीरो कर दें। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज act to decrease the magnetic flux through the circuit? No, according to Lenz's law. When flux increasing, coil wants to decrease it. When flux decreases, coil wants to increase it. So according to Lenz's law, is it possible to change both area of magnetic field through the loop still not have induced EMF in? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप ये देखें कि B और A यानी एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्स रिलेशन में है, इन दोनों को सेम प्रोपोर्शन में चेंज करें, सेम प्रोपोर्शन। यानी अगर एरिया डबल हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो रही है तो एरिया को हाफ कर दें, तो क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा सेम रहेगी, वो पैदा नहीं होगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। कैन अ करंट कैरिंग कॉइल बी यूज्ड एज अ कंपास नीडल एक्सप्लेन? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, करंट कैरिंग कॉइल को कर सकते हैं। और जब आप इसको ज़मीन के करीब लाएंगे तो ये ज़मीन की माइनर सी फील्ड लेके, अगर कॉइल बारीक तार से बनी हो खासकर, और उसमें करंट भी थोड़ा ज़्यादा जा रहा हो, एम्पेयर्स में जा रहा हो, मिली एम्पेयर में ना जा रहा हो, तो वो इजीली रोटेट करती है, आपको महसूस होगी, और कंपास नीडल का काम कर सकती है वो। वाई द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड एज अ बैक ईएमएफ? तो ये पहले भी टेस्ट में एक बार ये सवाल आ चुका है। तो बैक ईएमएफ बाज़ दफ़ा कुछ डिवाइसेस में, जैसा कि इंडक्टर है, वो एक डीसी डिवाइस उसे एसी के साथ लगाएं तो उसमें बैक ईएमएफ आ जाती है। ये असल में होती है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेकिन वो करंट को ब्लॉक करती है, इसलिए उसको कहते हैं बैक ईएमएफ। ये तमाम ऑलमोस्ट तमाम होम अप्लायंसेस में बैक ईएमएफ कुछ ना कुछ जनरेट हो जाती है। डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर? तो ये तो बड़ा सीधा सा है, वर्किंग प्रिंसिपल उसका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। तो चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो पहले तो आपको यहाँ से आना है हाफ क्यू वी, फिर इसको कन्वर्ट करना है क्यू की वैल्यू लगा के हाफ सी वी में, और फिर सी और वी दोनों की वैल्यू लगाएंगे तो आप इसको एनर्जी डेंसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। और ये भी ज़रूर बताएं कि कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ये जो फार्मूला दिया गया है 2/2, इससे एरिया निकालेंगे और ये रेजिस्टिविटी वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस? तो इसमें ये करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन फॉर द ईच लूप। जब आप इसके लूप्स बना लेंगे तो उनकी इक्वेशन बनाएंगे, और जब इक्वेशन बना लेंगे तो फिर आप वो R1/R2 R3/R4 वाला फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। कैपेसिटर है 2.5 × 10⁻⁸ फैरेड, वही पीछे वाला न्यूमेरिकल आ गया जो ए में भी आया है। तो वो कहता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, Q = CV, तो Q बराबर होता है N × E के, तो N निकालना है, E उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो निकल आएगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ को पहले डिफाइन करें, उसकी स्टेटमेंट करें, फिर डायग्राम बनाएं, एम्पीरियन सरफेस की डेफिनेशन करें, और फिर ये फार्मूला B = μ0 Ni, ये आप सोलेनॉइड के लिए निकाल लेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का न्यूमेरिकल है जी, सारा डाटा दिया गया है और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने निकालनी है, तो वो इससे निकल आएगी। वो कहता है चेंज ऑफ फ्लक्स भी बताएं, तो चेंज ऑफ फ्लक्स भी आप इससे निकाल सकते हैं। N∅ = Mi, N∅ = Mi से भी आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं चेंज ऑफ फ्लक्स को। तो पहले M निकालना है, फिर फाई निकालना है, तो दोनों का बता दिया। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल एंड EMF इंड्यूस्ड इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। N∅ Li, यहाँ से डेरिवेशन शुरू करें, फिर ये फार्मूला लिखें, यहाँ पे N∅ की जगह Li लगा दें, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, और फिर यूनिट डिफाइन कर दें।
तो ये बन जाएगा। यहाँ से आप ये जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस है कैपिटल L। तो इसी तरह ये टॉर्क का फार्मूला इसके साथ दिया गया, आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया नीचे फार्मूला, इस फार्मूले से ये हल हो जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, डिस्कस द पावर डिसिपेशन। अब ये सर ये बड़ा एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 बार पेपर में आया। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क ये है इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो आप ये लगा दें यहाँ पे ये वर्क V ओवर और Q ओवर T क्या हो जाएगा, Q ओवर T I हो जाएगा। तो ये V है, ये पावर बन गई। अब आप चाहें तो V की वैल्यू लगाएं, I स्क्वायर ओवर R बना दें, I की वैल्यू लगाएं V स्क्वायर ओवर R बना दें, I स्क्वायर R और V स्क्वायर ओवर R बना दें। Two oppositely charged magnitude are separated by the distance 2d. What is the electrical potential at the point P midway between them? तो ये similar to example number 12.2 है। अगर 12.2 को आपने अच्छी तरह हल कर लिया तो ये न्यूमेरिकल भी आप इजीली हल कर लेंगे। तो ये 2 पेपर थे बेटे फुल लेंथ जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट डिस्कशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।